Hello everyone, welcome to Ajmal IAS Academy. Today we'll be discussing current affairs from 21st of February to 27th of February. So let's start. Overview of the topics which will be discussed today. Our first topic is related to railways reforms. Our second topic is related to digital food currency. Our third article is related to new GDP series, and our fourth article is related to monetization pipeline, and fifth article is related to Prahar doctrine of Ministry of Home Affairs. All right, so let's move on to our first article. And the first article is about modernization of railways, modernization of tracks. It's a new rail technology policy जो कि इस गवर्नमेंट लेके आई है अंडर द इनिशिएटिव ऑफ 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स. ठीक है, देखिए बेसिकली क्या है कि हमारी रेलवेज़ में जो है काफ़ी ज़्यादा ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली बॉटलनेक्स हैं एंड हम अभी भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों के लिए. फॉर एग्जांपल हमारे आज भी जो हमारी बुलेट ट्रेन्स हैं उसकी टेक्नोलॉजी जो कि शिनकानसेन टेक्नोलॉजी है उस पर जो हम डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, जापान के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. इसी की तरह हमारे जो कोचेस बन रहे हैं, जो मॉडर्न कोचेज़ हैं, LHB कोचेज़ हैं, उसके लिए हम बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं. हमारे जो लोकोमोटिव्स हैं उसके लिए हम बाहर की कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हैं. हमारा जो एंटी कोलिजन सिस्टम है, सो प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स जो हमारा रेलवे से रिलेटेड है उस पर हमारी डिपेंडेंसी है बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर. ठीक है, एंड उसी सीरीज़ में जो है गवर्नमेंट ये 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स एक मिशन मोड प्रोजेक्ट लेके आई है जिससे कि हम रेलवे की ओवरहॉलिंग कर सकें एंड रेलवेज़ में बहुत तेज़ी से एक मिशन मोड में ढेर सारे रिफॉर्म्स कर सके जिससे हमारी रेलवेज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो सके, हमारी रेलवेज़ की एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके, हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं रेलवेज़ के, उनका सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव हो सके और हमारी डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज़ विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी ऑफ रेलवेज़ उस पर रोक लगाई जा सके. ठीक है, तो चलिए उसी चीज़ में हम बात करते हैं. तो बात की गई है launched under government's 52 reforms in 52 weeks initiative and the core objective is to pivot from importing foreign technology. हमें बाहर की टेक्नोलॉजी से डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है, इंटीग्रेट करना है हमारे यंग इंडियन स्टार्टअप्स को. तो जो हमारे यंग इंडियन स्टार्टअप्स हैं, जो इनोवेशन करने के जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं हमारे देश में, उसको सपोर्ट करने की बात गई है वाया फंडिंग मैकेनिज्म. ठीक है, ताकि वो ऐसी चीज़ें इनोवेट करे जिससे कि हमारे देश में आसानी पैदा हो सके एंड हमारे देश में जो है रेलवेज़ की ओवरहॉलिंग हो सके विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री. एंड इसी सीरीज़ में जो है बात की गई है कुछ टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करने की हमारी रेलवेज़ में, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए फॉर एनिमल सेफ्टी. एक EIDS सिस्टम करके डेवलप किया जा रहा है जिसमें जो है एलिफेंट्स के अगर ट्रैक्स पे मूव कर रहे होंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए सिग्नल्स पहुंच जाएंगे ट्रेन्स को या लोको पायलट्स को कि आगे जो है कोलिजन हो सकता है बिकॉज देयर इज़ एन एलिफेंट अहेड. फिर उसी हिसाब से जो है ड्रोन्स और सेंसर्स की बात की जा रही है कि इनका इस्तेमाल को बढ़ाने की बात की जा रही है. जैसे कि अभी क्या है, मैनुअली पूरी ट्रैक को जो है देखा जाता है कि कहीं ट्रैक में कोई क्रैक तो नहीं है, कोई मिसिंग लिंक तो नहीं है उसमें. ठीक है, तो इसी चीज़ को ख़त्म करना है ताकि मैनुअली जो है हमारे जो स्टाफ है रेलवेज़ की वो मैनुअली इस काम को ना करें कि रेलवेज़ के ट्रैक्स ठीक तरह से काम कर रहे हैं, कोई इशू तो नहीं है. उनकी जगह हम किसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, सेंसर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके का रेलवे ट्रैक्स में कोई भी मिसहैप है तो वो रिड्यूस किया जा सके विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, इसी के साथ साथ और बात की गई है ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है जिससे जो है फॉग प्रूफ ट्रैवल, विंटर्स में जो है बहुत ज़्यादा फॉग रहता है, ऐसे टाइम पे कोलिजन्स रेलवेज़ की बहुत ज़्यादा होती हैं. तो इस टेक्नोलॉजी पे गवर्नमेंट एम्फेसाइज करा रही है, इंसेंटिवाइज कर रही है स्टार्टअप्स को कि ऐसी टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट की बात करें जिससे कि फॉग प्रूफ ट्रैवल हो सके, ताकि ट्रेन्स आराम से मूव कर सकें. जितना भी डेंस कोहरा हो, ट्रेन्स को सिग्नल्स मिलते रहे कि आगे आने वाले टाइम आगे जो ट्रैक है वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सो दैट लोको पायलट्स कैन ईजिली मूव देयर रेलवेज़. ठीक है, और फायर डिटेक्शन सिस्टम के लिए जो है गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाया जाए हर ट्रेन में एंड उसके लिए टेक्नोलॉजी पे इनोवेशन की बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो है ट्रेन्स में अगर इनकेस कोई फायर का इंसिडेंट होता है तो फायर डिटेक्शन सिस्टम इमीडिएट काम करे एंड तुरंत जो है सिग्नल्स पहुंच सकें कि देयर इज़ इशू ऑफ फायर इन द रेलवेज़. आगे बात करते हैं कि जो है
उसी सीरीज में आके वही बात है कि एलिमिनेटिंग ह्यूमन एरर्स, जो अभी मैनुअली काम होता है रेलवेज में, उसको खत्म करके सेंसर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन्स का इस्तेमाल करना है। जैसे कि ट्रांजिशन फ्रॉम स्लो मैनुअल ट्रैक चेकिंग, जो मैनुअल ट्रैक चेकिंग जैसे मैंने आपको बताया ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, टू हाई स्पीड एक्यूरेट टेक सर्वेलांस। अब सोचिए मैनुअली आप ट्रैक्स को चेक कर रहे हैं, इतना लंबा लंबा ट्रैक्स है रेलवेज का, उसकी जगह ड्रोन्स का सर्वेलांस करा लें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, सेंसर्स का इस्तेमाल करा लें कि भाई ट्रैक्स में कोई क्रैक हो गया है या रेलवे ट्रैक कोई टूटा है रास्ते में, ऑलराइट, ठीक है। और फिर उसी के बाद जो है स्टार्टअप्स की बात की गई है। अब देखिए ये गवर्नमेंट जो है एम्फेसाइज करा रही है रिफॉर्म्स के ऊपर, जिसके सेंटर पे है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, ठीक है। तो उसी सीरीज में बात की गई है कि स्टार्टअप्स को जो है फंडिंग देगी गवर्नमेंट एंड स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगी, जिससे कि जो है मोर एंड मोर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो सके। इट सिंप्लीफाइज द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ठीक है, अलाउइंग स्मॉल इनोवेटर्स टू वर्क विद द रेलवे जाइंट। प्रोक्योरमेंट करने की बात की गई है। फिर फाइनेंशियल बैकिंग की बात की गई है। रेलवे प्रोवाइड्स 50-50 फंडिंग कवरिंग हाफ द कॉस्ट फॉर स्टार्टअप्स टू बिल्ड देयर इनिशियल मॉडल्स। तो जो प्रोटोटाइप्स डेवलप करेंगे, जैसे एलिफेंट डिटेक्शन सिस्टम का एक प्रोटोटाइप डेवलप किया गया है कि कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, या फिर फॉग को कैसे फॉग को ख़त्म करके जो है अलर्ट्स भेजे जाएंगे, या फायर डिटेक्शन सिस्टम है कैसे ये डेवलप करके काम करेगा। तो जब इनका प्रोटोटाइप डेवलप किया जाएगा उस टाइम पर, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के टाइम तक जो है गवर्नमेंट 50% फंडिंग देगी उन स्टार्टअप्स को जो ऐसे इनोवेशंस में काम कर रहे हैं, ठीक है। और इससे जो है विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत भी रियलाइज हो पाएगा हमारा, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अब देखते हैं इससे जो है सिटीजन्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन रिफॉर्म्स का। तो देखिए ERCT सिस्टम लाने की बात की गई है, RCT सिस्टम लाने की बात की गई। अब ये बेसिकली है कि एक कंपनसेशन मैकेनिज्म है। क्या है ये? कंपनसेशन मैकेनिज्म है फॉर द एक्सीडेंट विक्टिम्स, ठीक है। अगर अभी क्या है, अगर रेलवेज में कोई मिसहैप होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो विक्टिम्स को जो कंपनसेशन मिलता है उसमें बहुत ही डिलेज एंड बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है वो। तो इसीलिए जो है एक ERCT सिस्टम आया है जिसमें आप क्लेम्स फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉम घर बैठे हुए, आपको जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। सो दिस वाज ऑल फॉर रेलवेज रिफॉर्म्स। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू डिजिटल फूड करेंसी ट्रांसफॉर्मिंग PDS, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग PDS। अब बेसिकली क्या है, हमारी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम है उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है, लीकेजेस के इश्यूज़ हैं, डाइवर्जन के इश्यूज़ हैं, ठीक है, घोस्ट बेनिफिशरीज़ हैं, ठीक है। तो इसी सीरीज़ में गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक नई स्कीम लेके आई है जिसका नाम है डिजिटल फूड करेंसी, डिजिटल फूड करेंसी, ठीक है। एक नई करेंसी बेसिकली लॉन्च करी है और इसको लॉन्च किया गया है एक पायलट बेसिस में पुदुचेरी में, ठीक है। इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी एंड यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। देखिए नॉर्मली क्या है कि गवर्नमेंट अगर खाते में अकाउंट में पैसे डालती है विद रिस्पेक्ट टू किसी स्कीम के लिए, जैसे कि PDS के राशन खरीदने के लिए सरकार अगर खाते में पैसे डालती है, तो इस पैसे का इस्तेमाल जो बेनिफिशरीज़ हैं वो और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। जैसे कि सरकार ने अकाउंट में पैसे डाले, जैसे PM किसान स्कीम के अंदर सरकार पैसे डाल रही है खाते में 6,000 रुपये एंड कह रही है कि इस पैसे का इस्तेमाल आप राशन खरीदने में करिए फॉर एग्ज़ाम्पल। बट द थिंग इज़, अब इस पैसे का इस्तेमाल हो सकता है कि जो बेनिफिशियरी है वो इससे जो है कपड़े खरीद ले, शूज़ खरीद ले, अपार्ट फ्रॉम बाइंग गुड्स फ्रॉम गुड्स एज इंटेंडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसी सीरीज़ में गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लाने की कोशिश करी है। गवर्नमेंट ने एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल करेंसी। आप जो UPI से पेमेंट करते हैं वो बेसिकली फिजिकल करेंसी के ज़रिए ही पेमेंट कर रहे हैं और एक पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है UPI, ठीक है। लेकिन डिजिटल करेंसी टोटली डिफरेंट है फ्रॉम जो नॉर्मल करेंसी है। ये RBI आपको इशू करेगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और ये प्रोग्रामेबल होगा। क्या होगा? ये प्रोग्रामेबल होगा, ठीक है। अब ये प्रोग्रामेबल से मतलब क्या है? प्रोग्राम्ड करेंसी होगा, प्रोग्राम्ड करेंसी, प्रोग्राम्ड करेंसी, ठीक है। अब ये प्रोग्राम्ड करेंसी क्या है? अब RBI ने जब किसी बेनिफिशियरी के अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डाला है, डिजिटल करेंसी डाला है, तो इस पैसे का इस्तेमाल किसी डेडिकेटेड फंक्शनिंग के लिए ही हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये डिजिटल फूड करेंसी है तो इसका इस्तेमाल बेनिफिशियरी राशन शॉप्स पे राशन खरीदने के लिए ही इस्तेमाल कर सकता है, किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। इससे क्या होगा? डाइवर्जन ऑफ फंड्स बचेगा, ठीक है। जिस बेनिफिशियरी को जो पैसा मिला है उसका मिसयूज़ नहीं हो पाएगा, सिन गुड्स नहीं खरीद पाएंगे एंड जिस काम के लिए पैसा दिया गया है उस काम, वही काम के लिए उस पैसे का इस्तेमाल होगा, ठीक है। करप्शन रिड्यूस होगा, लीकेजेस ख़त्म होंगे, और भी बहुत सारी परेशानियां हैं PDS में, वो सारी परेशानियां ख़त्म होंगी इससे। तो इस
इस कॉन्सेप्ट को एक पायलट बेसिस पे लेके आई है गवर्नमेंट, और इसका इस्तेमाल कर रही है पुडुचेरी में। एंड अगर ये मॉडल सक्सेसफुल होता है तो इसको आगे पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ऑलराइट, तो देख लेते हैं इसके बारे में। This has been launched in Puducherry, replacing traditional cash assistance with a digital currency model. The goal is to guaranteeing that every rupee allocated for food security translates directly into nutritional intake without leakage. तो जितना भी पैसा अलॉट किया है गवर्नमेंट ने फूड के लिए, खाने पीने के सामान के लिए, तो सारा पैसा खाने पीने में ही इस्तेमाल हो, किसी और चीज़ में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है। द कोर मैकेनिज्म इज इट इज़ द प्रोग्रामेबल मनी। जैसा मैंने बताया ना आपको, प्रोग्राम्ड करेंसी है ये प्रोग्रामेबल मनी है, मतलब डिजिटल करेंसी दैट इज परमानेंटली लॉग्ड फॉर अ स्पेसिफिक मैंडेटेड पर्पस। इफ अ बेनिफिशियरी रिसीव्स 1000 डिजिटल रुपीज द ट्रांजैक्शन विल ओनली ऑथेंटिकेट एट ऑथराइज्ड राशन शॉप्स। जैसे अगर सरकार ने किसी बेनिफिशियरी के अकाउंट में 1000 डिजिटल रुपीज़ ट्रांसफ़र किए हैं और ये प्रोग्राम्ड हैं, ये लॉग्ड हैं, तो इन 1000 रुपये की डिजिटल करेंसी जो अकाउंट में आई है उसका इस्तेमाल कोई भी बेनिफिशियरी सिर्फ डेडिकेटेड राशन शॉप्स पे ही कर सकता है। वो किसी दूसरी दुकान पे जाकर पेमेंट करने की कोशिश करेगा तो पेमेंट नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो क्या होगा, ये स्ट्रिक्ट फेंसिंग का तरीका है। एनी अटेम्प्ट टू डाइवर्ट फंड्स फॉर नॉन एसेंशियल यूज विल ऑटोमेटिकली फेल एट द पेमेंट गेटवे इटसेल्फ। ऑलराइट, ठीक है। तो देख लीजिए आप, डिजिटल करेंसी है, राशन शॉप पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, सिंपल फीचर फ़ोन है, तो उस फ़ोन में भी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और नॉर्मली इसको आप कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आगे देख लेते हैं, ठीक है। आपको पैसा मिला है फूड खरीदने के लिए, तो आप इसको मोबाइल रिचार्ज नहीं कराएंगे, आप इससे कपड़े नहीं खरीद सकते। आप क्या कर सकते हैं, ऑथराइज्ड राशन शॉप पे पेमेंट कर सकते हैं। एंड दैट इज इट ऑल अबाउट प्रोग्राम्ड करेंसी, डिजिटल करेंसी, ठीक है। फाइन, चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। डिजिटल फूड करेंसी, वाई इज़ दिस अ गेम चेंजर? तो इससे क्या होगा, इराडिकेशन ऑफ मिडिलमैन ख़त्म होगा। पहले जो है कई बार जो है गवर्नमेंट जब पैसे भेजती है तो कई बार PM ऑफिस, CM ऑफिस, DM ऑफिस, BDO ऑफिस, तो एक वो इशू था, तो मिडिलमैन्स ख़त्म हो जाएंगे। प्लस जब आप राशन खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे भी मिडिलमैन्स होते हैं, तो वो भी एक इशू है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। सीधे पैसे आपके अकाउंट में, आप सीधे राशन शॉप में आप सामान लेने चले गए। सो मिडिलमैन ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। हाई एक्सेसिबिलिटी है। हाई एक्सेसिबिलिटी क्या है, आप इसका इस्तेमाल फीचर फ़ोन से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हों, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कैसे मिल रही है, बेसिकली सरकार ने जो पैसा, जो फंड अलॉट किए हैं किसी भी बेनिफिशियरी को, उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ खाने का सामान, न्यूट्रिशन का सामान लेने में ही जाए। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट डिजिटल फूड करेंसी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ अबाउट GDP चेंजेस इन इंडियाज GDP सीरीज़। तो देखिए GDP के कैलकुलेशन में एंड GDP को किस तरह हम असेस करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं गवर्नमेंट ने। बट बिफोर दैट वी नीड टू नो व्हाट GDP इज़। सो GDP बेसिकली इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। तो किसी भी देश में, किसी भी देश की इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये हमको GDP से मालूम चलता है। और GDP है क्या, बेसिकली कितना प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का किसी कंट्री के अंदर। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो इकोनॉमी ज़्यादा अच्छा कर रही है, GDP अच्छा ग्रो करेगी। अगर ये प्रोडक्शन डिक्लाइन करेगा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो मतलब GDP डिक्लाइन कर रही है, इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली GDP से हमें पता चलता है हमारी इकोनॉमी कैसा कर रही है, कितना अच्छा कर रही है। अब बात करते हैं चेंजेस की। तो चेंजेस जो किए गए हैं, बेसिकली बेस ईयर को चेंज किया गया है। किसको चेंज किया गया है, ट्रांजिशनिंग द बेस ईयर फ्रॉम आउटडेटेड 2011-12 टू अ मॉडर्नाइज्ड 2022-23 इंडेक्स टू रिफ्लेक्ट करेंट प्राइसेस एंड कंज्यूमर हैबिट्स। अब ये बेस ईयर है क्या एंड हमने चेंज क्यों किया इसको? देखिए, पहले जो GDP था, GDP जो है हम एक जो हर साल की जो GDP होती है उसको हम कंपेयर करते थे एक बेस ईयर से, एक बेस ईयर की GDP। फॉर एग्जांपल, पहले हमारा जो बेस ईयर था वो था 2012-13 एंड हमारा जो करंट ईयर चल रहा है वो 2025-26 चल रहा है, ठीक है। अभी जो है 26-27 स्टार्ट हो गया, बट फॉर एग्जांपल 25-26 चल रहा है,
ठीक है। तो हमारा जो देश में कितना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है 2025-26 में, इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे बेस ईयर में जीडीपी कैसी थी, कितनी थी, और जो कि था हमारा 2012-13, और फिर हम कंपैरिजन्स ड्रॉ करेंगे कि बेस ईयर के हिसाब से हमारी जीडीपी कितना अच्छा ग्रो कर रही है, ग्रो कर भी रही है कि नहीं कर रही है। ऑलराइट, तो कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए हम बेस ईयर का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा जो बेस ईयर था जीडीपी को कंपेयर करने का, वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड था, पुराना था। क्यों? बिकॉज 2011-12 के बाद से बहुत सारे सीरीज़ में रिफॉर्म्स आए हैं एंड बहुत सारे चेंजेस हमारी इकोनॉमी में हो गए हैं जो रियल पिक्चर इकोनॉमी की रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था 2011-12 का बेस ईयर, इसलिए वो कंपैरिजन थोड़ा सा फ्लॉड था। ठीक है, क्या चेंजेस हो गए हैं 2011-12 के बाद? देखिए, डिजिटल इंडिया आया है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जीएसटी आया है, जीएसटी नेटवर्क आया है, ठीक है, एंड टैक्स के रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ऑल दीज रिफॉर्म्स, गिग इकोनॉमी हमारी कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। सो ऑल दीज रिफॉर्म्स पॉइंट आउट कि जो हमारा बेस ईयर था वो इन सारी चीज़ों को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि 2011-12 के वक्त ये सारी चीज़ें उतना पीक पे थी नहीं, कुछ तो थी ही नहीं एंड पीक पे भी नहीं थी बिल्कुल। और आज के टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ड्राइव कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को, जैसे गिग इकोनॉमी, जोमैटो, ओला, ऑल दीज थिंग्स, पहले ये सब नहीं था। ऑलराइट, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने हमारा बेस ईयर चेंज किया है, जिसको 2022 कर दिया गया है। इससे जो है कंपैरिजन ड्रॉ करने में रियल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी और सामने समझ में आएगी हम लोग को कि एक्चुअल में हमारा बेस ईयर से जब हम अपनी करंट इकोनॉमी को कंपेयर करेंगे तो हमारी कितना इकोनॉमी अच्छा कर रही है, कितना आगे बढ़ रही है, हमें रियल पिक्चर मालूम चल पाएगी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमें हेल्प मिल पाएगी। ठीक है, ठीक है। पहले और जो है हम लोग जो है नेक्स्ट रिफॉर्म जो हमने किया है, हम लोग जीएसटी डेटा को इंटीग्रेट करेंगे जीडीपी के कैलकुलेशन में। पहले जो है कंपनीज के लेवल पे हम डेटा ले लेते थे, जिसको हमने अब बंद कर दिया है। अब हम जीएसटी के डेटा को इंटीग्रेट करेंगे हमारे इसमें जीडीपी कैलकुलेशन में। नेक्स्ट इज हमने सर्वे, ठीक है, बेसिकली हम एडवांस्ड सर्वेस करेंगे, एडवांस्ड सर्वे करेंगे, क्यों? जिससे कि हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसका भी हम रियल पिक्चर गॉज कर सकें और हमारी जीडीपी और ज़्यादा एक्यूरेट निकल के आए। क्योंकि जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको हम कहीं ना कहीं फैक्टर इन उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं हमारे जीडीपी के डेटा में, बट इनफॉर्मल इकोनॉमी है, बट दैट मीन्स कि सर्विस या कोई ना कोई सर्विस या कोई ना कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड हो रहा है, तो उसको हम कैसे फैक्टर इन करेंगे? तो हम लोग स्मॉल बिजनेसेस को और अच्छे से ट्रैक करेंगे। किससे? हम लोग एडवांस सर्वेस कराएंगे। हमारा जो सर्वे कराया जाएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स कराएगी, उसको और अच्छे से कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, जिससे कि हम अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सही से देख सके कि क्या एक्चुअल में इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। एंड एक्टिविटी वाइज ग्रैन्युलैरिटी, इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है बिजनेसेस एक्टिविटीज रादर देन जस्ट ब्लैंकेट कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। तो बेसिकली इसमें हम लोग जो है ना, हम बेसिकली ईच एक्टिविटी पे फोकस है, ईच एक्टिविटी फोकस। पहले ये था कि किसी भी कंपनी में या किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी सेक्टर में हम सीधे डेटा ले लेते थे कि आपने कितना प्रोडक्शन किया है। ठीक है, अब द गवर्नमेंट सेज कि नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन बीइंग डन बाय अ बिजनेस हाउस और अ कॉर्पोरेट हाउस और अ फैक्ट्री, हमें हर स्टेज पे जाकर देखना है कि क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उस बेसिस पे हमें उठाना है वहाँ से डेटा कि क्या एक्टिविटी की गई है। ठीक है, तो होलिस्टिक डेटा को हम ब्रेक करके अब जो है हर स्टेज पे डेटा कलेक्ट करने की बात करी गई है, इसीलिए एक्टिविटी वाइज ग्रैन्युलैरिटी की बात की गई है जीडीपी एस्टिमेशन में आने वाले ईयर्स में। ऑलराइट, तो ये कुछ जो है हमारे रिफॉर्म्स लिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी कैलकुलेशन, एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है हमारा जो हमने बेस ईयर को चेंज किया है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होगा जो नई जीडीपी सीरीज आई है इसका? अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो भाई साहब इसमें जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आसानी होगी। देखिए, और ज़्यादा एक्यूरेसी से मालूम चल पाएगा कि हमारी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, कैसा काम कर रही है, क्या क्या इश्यूज़ हैं हमारी इकोनॉमी में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ज़्यादा हमें डेटा मिल पाएगा। सो वी विल बी मोर बेटर इन अ कंडीशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज़ ऑफ द इकोनॉमी एंड कम अप विद प्रॉपर पॉलिसीज़ विद रिस्पेक्ट टू दैट। ठीक है, स्ट्रगलिंग सेक्टर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एंड उसी के हिसाब से आप अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। इन्वेस्टर का ट्रस्ट जो है इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा। बेसिकली क्या है, जीडीपी एस्टिमेशन जब हम सही से करेंगे तो हमारी इकोनॉमी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम चलेगा। एंड जो है हमने जीएसटी नेटवर्क का इस्तेमाल किया है, हमने ग्रैन्युलैरिटी का इस्तेमाल किया है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी
कैलकुलेशन, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से हम आने वाले दिनों में जीडीपी के एस्टिमेशन की बात करेंगे। एंड उससे क्या होगा, जब ट्रांसपेरेंट वे में हमारी जीडीपी के बारे में बताएंगे कि दिस इज़ द लेवल ऑफ आवर जीडीपी, इट इज़ इंक्रीजिंग एंड गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर इकोनॉमी, देन मोर एंड मोर पीपल वुड बी अट्रैक्टेड टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री। ठीक है, आगे देखते हैं कैप्चरिंग द डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, पहले के टाइम में जो बेस ईयर था हमारा, उसमें हम लोग ऑनलाइन गिग इकोनॉमी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया था, जो पुराना बेस ईयर था, क्योंकि उस टाइम पे ये सारी चीज़ें थी ही नहीं। जो हमने नया बेस ईयर लिया है, विच एक्चुअली फोकसेस ऑन मोर एंड मोर ऑफ गिग इकोनॉमी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एंड ऑल, तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी डेटा में। ठीक है, तो एक ये हमारा फ़ायदा हो जाएगा इस जीडीपी के एस्टिमेशन में। ठीक है, फाइन, आगे देखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, एंड आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0। अब ये क्या है? ये बेसिकली जो है मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है नीति आयोग का, इसमें नीति आयोग ने बात की है 16 लाख करोड़ रुपए मोबिलाइज, 16.72 लाख करोड़ को मोबिलाइज करने की। एंड कैसे मोबिलाइज करने की? असेट्स को मोनेटाइज करने की। देखिए, बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू असेट मोनेटाइजेशन। असेट मोनेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि सरकार प्राइवेटाइज कर रही है सरकारी असेट्स को, बल्कि ये है कि सरकार एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लीज पे दे रही है किसी प्राइवेट प्लेयर को कि वो उसको इस्तेमाल करे, वो उसको जो है उसको उसकी सर्विसेज जनता को दे और उनसे यूज़र फीस ले, एंड सरकार को अकॉर्डिंगली या तो रेंट दे दे या तो फिर वन टाइम एक बिग अमाउंट सरकार को पेमेंट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गुवाहाटी एयरपोर्ट है, गुवाहाटी एयरपोर्ट जो है अदानी ग्रुप को मिला हुआ है फॉर 50 ईयर्स लीज, जिसके लिए अदानी ने एक गुड अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट को दे रखा है। ऑल राइट, तो ये बेसिकली क्या है? सरकार ने अपना एसेट किसी प्राइवेट प्लेयर को इस्तेमाल करने के लिए दिया, यूज़ करने के लिए दिया, सर्विसेज देने के लिए दिया सिटीजन्स को, एंड उसके लिए उसने जो है उस प्राइवेट ग्रुप से पैसे ले लिए। एंड इस तरीके से सरकार के पास पैसा आया एंड सरकार ने नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए स्कूल्स खोले, नए नए हॉस्पिटल्स खोले। ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली मोनेटाइजेशन ऑफ असेट। एंड उसी सीरीज़ में गवर्नमेंट नीति आयोग ने जो है 16.72 लाख करोड़ का प्लान बनाया है, रेज करेंगे कैसे? असेट मोनेटाइजेशन कर करके। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। ठीक है, क्लैरिफाइंग द कॉन्सेप्ट असेट मोनेटाइजेशन वर्सेस प्राइवेटाइजेशन। सो आई हैव टोल्ड यू दैट असेट मोनेटाइजेशन इज नॉट प्राइवेटाइजेशन, इट इज रेंटिंग नॉट सेलिंग, ओनरशिप रिमेन्स स्ट्रिक्टली विद द गवर्नमेंट, असेट्स आर मेरिली गिवन ऑन अ लॉन्ग टर्म लीज फॉर प्राइवेट मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, गुवाहाटी एयरपोर्ट जो है वो मिला है फॉर 50 ईयर्स लीज टू अदानी ग्रुप, जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो मिला है GMR ग्रुप को ऑन लीज। ठीक है, अब ये लोग वहाँ पे सर्विसेज देते हैं, सिटीजन से यूजर चार्जेस लेते हैं, एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को रेंट्स देते रहते हैं, या तो फिर एक वन टाइम अपफ्रंट अमाउंट पे कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली ब्राउनफील्ड असेट्स। अच्छा देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि सरकार ऑलरेडी एग्जिस्टिंग असेट्स को ही दे रही है। ऐसा नहीं कि कोई नया सरकार ने कुछ बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला एंड कोई बहुत बड़ा खुद ग्रीन फील्ड बेसिकली बोलते हैं। जब कोई प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो उसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, एंड जब कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें कुछ काम किया जा रहा है तो उसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो असेट्स को मोनेटाइज कर रही है, जो दे रही है किराए पे, लीज पे प्राइवेट प्लेयर्स को, दैट इज ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स ओनली, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं दे रही है। ठीक है, सो स्ट्रिक्टली ब्राउन फील्ड असेट्स, लीजेज ओनली अप्लाई टू प्री एग्जिस्टिंग सक्सेसफुली ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल फंक्शनिंग हाईवेज, पावर ग्रिड्स एक्सेट्रा, नो रिस्की न्यू बिल्डिंग्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द साइकिल ऑफ ग्रोथ, द साइकिल ऑफ ग्रोथ। तो इसमें क्या है? बेसिकली प्राइवेट ऑपरेटर्स पे अ मैसिव अपफ्रंट कैपिटल सम टू मैनेज द असेट्स एंड कलेक्ट यूजर फीस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सरकार जब लीज पे देगी तो सरकार को बहुत ज़्यादा क्या होगा? पैसे मिलेंगे, पेमेंट्स मिलेंगे, जिससे कि सरकार आगे जो है सोशल सेक्टर की स्कीम चला सकती है, जो है बहुत सारे हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स खोल सकती है। तो ये ज़रूरी है देश के लिए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए। ठीक है, सो द साइकिल ऑफ ग्रोथ। ऑल राइट, आगे देखते हैं। हाईलाइटिंग द स्ट्रक्चर। अब इश्यूज क्या है मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से रिलेटेड? तो देखिए, अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा इशू है पेपर वर्क का। सबसे बड़ा इशू है किसका? पेपर वर्क का। ठीक है ना, कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कंटिन्यूसली डिसाइड करने में कि किस तरीके से लीज का ट्रांसफ़र किया जाएगा, विच इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स, बिकॉज ज़्यादा टाइम ख़राब होने की वजह से कॉस्ट ओवररन्स हो जाते हैं। दूसरा इशू है लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट रेजोल्यूशन।
अब ये लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है बेसिकली, सोचिए 50 साल का लीज है, 10वें साल कोई डिस्प्यूट हो गया, एंड 10वें साल जब डिस्प्यूट हुआ तब क्या प्राइवेट प्लेयर्स कैसे इसको अप्रोच करेंगे, अगर नॉर्मल जुडिशरी के पास जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वहाँ पे रिजल्ट आने में, ठीक है, वर्डिक्ट आने में, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द डिस्प्यूट विल कीप ऑन प्रोलॉन्गिंग, 10 साल 20 साल तक जो है डिस्प्यूट चलता रहेगा, एंड इसमें प्राइवेट प्लेयर्स का लॉस होगा. एंड दिस इज़ वन रीज़न वाई private sector is very much reluctant to get in this collaboration with the government with respect to asset monetization. फिर तीसरा जो बहुत बड़ा इशू है वो है पब्लिक मिसअंडरस्टैंडिंग का. आप देखिए जैसे असेट मोनेटाइजेशन जो है वो प्राइवेटाइजेशन नहीं है, बट ऑपोजिशन पार्टीज एंड प्लेंटी ऑफ अदर स्टफ and plenty of people in this country also have this perception कि asset monetization is privatization, which is actually not the case. ठीक है, तो ये 3 बेसिक हमारे चैलेंजेस है विद रिस्पेक्ट टू नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन. अब कुछ की हाइलाइट्स इसके बारे में देख लेते हैं. तो सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट जहाँ से असेट मोनेटाइज करके रेवेन्यू कमा रही है विद दैट इज़ रोड्स. हाईवेज़ को गवर्नमेंट जो है लीज पे दे रही है मैक्सिमम, तो उसी से पैसा जो है गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा कमा रही है जब भी लीज पे दिया जा रहा है, विच इज़ रोड्स. 26% ऑफ टोटल रेवेन्यूज कमिंग फ्रॉम दीज. ठीक है, आगे देखते हैं. जो टॉप अर्नर्स है रोड्स ही हैं. ठीक है, कोर सेक्टर्स क्या हैं? गवर्नमेंट जो है रेलवेज बेसिकली स्टेशंस के डेवलपमेंट के लिए जो है गवर्नमेंट आजकल लीज पे दे रही है. तो जो कंटिन्यूड लीजिंग हो रही है वो रेलवेज की है, पावर प्लांट्स की है एंड पोर्ट्स की है. ठीक है, आपने सुना होगा कि कई सारे पोर्ट्स जो हैं अदानीज के कंट्रोल में हैं. ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट ने उनको ही लीज पे दिए हैं. आगे बात करें, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 एक्सपैंड्स टू इंक्लूड एजिंग टेलीकॉम टावर्स. टेलीकॉम टावर्स की भी जो है इंक्लूड करने की बात की गई है, कॉमर्शियल कोल माइंस को भी इंक्लूड कराने की बात की गई है, एंड लॉजिस्टिकल पार्क्स भी इंक्लूड कराने की बात की गई है इसमें. ठीक है, ऑल राइट. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ रिलेटेड टू प्रहार डॉक्ट्राइन ऑफ द गवर्नमेंट. प्रहार डॉक्ट्राइन. सो प्रहार डॉक्ट्राइन बेसिकली जो है ये एक इंडिया की एंटी टेरर मास्टर प्लान है कि कैसे इंडिया टेररिज्म से निपटेगा. तो उसी के लिए एक डॉक्ट्राइन लेके आई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसका नाम है प्रहार. अब इसके अंदर जो है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेके आई है प्रहार. ठीक है ना. अब जो है क्यों ये ज़रूरी है ये डॉक्ट्राइन, तो उसके लिए गवर्नमेंट का कहना है कि आज के टाइम पे जो क्राइम और टेरर का नेक्सस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है. अब क्रिमिनल ग्रुप्स जैसे कि ड्रग कार्टल्स हो गए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क्स हो गए, इनका जो कनेक्शंस है वो टेररिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा है. एंड इस नेक्सस को तोड़ने के लिए हमें ये डॉक्ट्राइन की ज़रूरत है. ठीक है ना. फिर दूसरा हाईटेक वॉरफेयर. टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा जो स्कोप आ गया है, एंड आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी जैसे डीप वेब, डार्क वेब का इस्तेमाल करते हुए जो है बहुत ज़्यादा एंटी कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस की डीलिंग हो रही है. ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज की वजह से लॉन्ड्रिंग हैज़ बिकम वेरी ईजी. सो ये जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से वॉरफेयर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है. एंड इस चेंजिंग इवॉल्विंग वॉरफेयर के सिस्टम में अगर हमें रेलिवेंट रहना है, सो वी ऑल्सो नीड टू इवॉल्व, एंड दैट इज़ वाई दिस डॉक्ट्राइन. इसी के साथ साथ जो है ऑल राउंड वल्नरेबिलिटी. ठीक है ना. ठीक है, सो ऑल राउंड वल्नरेबिलिटी का मतलब ये है कि जो है आज हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, चाहे हमारे बॉर्डर्स हो गए, चाहे हमारा मैरीटाइम बॉर्डर्स हो गए, वी आर वल्नरेबल फ्रॉम मल्टीपल फ्रंट्स, एंड दैट इज़ वाई वी नीड दिस डॉक्ट्राइन. ठीक है. ठीक है, अब इसकी कोर स्ट्रैटेजी क्या है उसके बारे में देख लेते हैं. तो इसकी जो कोर स्ट्रैटेजी है वो है सेक्युलर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात करता है. ये सेक्युलर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात में बेसिकली दिस टेल्स अबाउट दैट terrorism has no religion and we should not attach any identity of any particular religion to any of this terror activities. ठीक है. So explicitly decouples terrorism from any specific religion, community or nationality, maintaining a strictly secular constitutional mandate. ठीक है. फिर उसके बाद ये बात करता है न्यूट्रलाइजिंग स्लीपर सेल्स. अकॉर्डिंग टू द न्यू डॉक्ट्राइन, नॉट नेसेसरीली अ टेररिस्ट कैन बी वन हु इज इन अ टेररिस्ट कैंप. ऑल राइट. एक टेररिस्ट एक नॉर्मल सिनारियो में नॉर्मल किसी आईटी कंपनी में काम करता हुआ भी जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करा सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है. सो वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दीज स्लीपर सेल्स एंड वी नीड टू न्यूट्रलाइज देम. Pivots focus towards identifying hidden terror sympathizers, ठीक है, deeply embedded in civilian life, who facilitate radicalization and brainwashing of local youth. तो हमें ये छुपे हुए जो टेररिस्ट हैं जो कि नॉर्मल सिविलियन लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, उनको ढूंढना है और उन पे जो है एक्शन लेना है.
प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए हमें हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है। देखिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देश के लिए, एंड अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी इशू आए तो देश को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जैसे कोई बहुत बड़ा डैम में कुछ दिक्कत आ जाए तो आसपास के इलाकों में फ्लड आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। जैसे कि जो है हमारा कोई बहुत बड़ा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो अब न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे कि हमारा कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नरोरा पावर प्लांट है, ठीक है, प्लेंटी ऑफ पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। अब ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी इशू अगर हल्का सा भी कोई साइबर अटैक होता है इनके ऊपर, तो आप समझ रहे हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म इशू क्रिएट हो सकता है अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया इन सारी साइट्स पे, ठीक है। तो हमें हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, which mandates highly specialized security protocols for atomic power plants, space command centers, railway grids। सोचिए रेलवे ग्रिड्स में अगर कुछ इशू हो जाए जिससे रेलवेज का जो इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट रहता है, ठीक है, तो कितना हमारा रेलवे नेटवर्क जो है एकदम रुक सकता है, विच कैन बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर दिस कंट्री। या फिर हमारा जो नेटवर्क है, बैंकिंग नेटवर्क है, उस पर कोई साइबर अटैक हो जाए या उस पर कुछ इशू हो जाए तो हमारा पूरा बैंकिंग नेटवर्क जो है कुछ टाइम के लिए या ट्रिपल कर सकता है, रुक सकता है, विच कैन बी वेरी मच प्रॉब्लमेटिक फॉर आवर इकोनॉमी एज वेल, ठीक है। तो हमें हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है, एंड इसी के साथ साथ हमें जो है प्रीएम्प्टिव इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी है। हमें अटैक, टेररिस्ट अटैक होने के बाद नहीं काम करना है, हमें जो है अटैक होने से पहले ही इंटेलिजेंस गैदर करके रखना है एंड प्रीएम्प्टिव काम करना है कि अटैक हो ही ना पाए। ऑल राइट, सो शिफ्ट्स डॉक्ट्राइन फ्रॉम पोस्ट अटैक रिएक्शन टू प्रीएम्प्टिव डिसरप्शन वाया रैपिड सेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग अक्रॉस स्टेट्स एंड सेंट्रल सिक्योरिटी अपैरेटस। तो स्टेट पुलिस हो गया, स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, इनको आपस में कोऑर्डिनेट करने की बात की गई है ताकि अच्छे से कोऑर्डिनेट करें, इफेक्टिवली इंटेलिजेंस को शेयर करें, जिससे कि हम प्रीएम्प्टिवली टेररिस्ट अटैक्स को रोक सकें। ऑल राइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।